लोन लेकर कनाडा आना वर्थ है या नहीं है, वहीं से आपकी स्टार्टिंग होती है कि भाई लोन उतरेगा या नहीं उतरेगा। क्योंकि ये जो दोनों केस मैंने बताए हैं ना, ये एक्चुअल में हुए हैं लोगों के साथ। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो तो स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा आने के लिए जितना खर्चा होता है, मतलब आपकी फीस हो गई, GIC हो गया, या फिर फ्लाइट की टिकट हो गई, या फिर ऊपर जो भी खर्चे होते हैं, तो सारा मिला के अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख रुपए हो जाते हैं, जिसको अगर कनेडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 42,000 कनेडियन डॉलर्स हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर ये सारा खर्चा करने के लिए अगर आप एक एजुकेशन लोन लेते हो तो क्या वो लोन लेकर कनाडा आना वर्थ है या नहीं है, या फिर कनाडा आने के बाद एज अ स्टूडेंट वो लोन उतरेगा या नहीं उतरेगा, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारी बातें करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब 42,000 कनेडियन डॉलर्स या फिर 25 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लेके एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आना वर्थ है या नहीं है, उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, एक रोहित का और एक सोहित का, जो दोनों एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आएंगे, और वो एक्सप्लेन करने के लिए उधर जाके बात करते हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड थोड़ा सा बोरिंग हो गया। हाँ जी, तो यार सबसे पहले बात करते हैं रोहित के बारे में, जो कि एज अ स्टूडेंट कनाडा आता है। अब रोहित जो है वो एक समझदार बच्चा है। वो क्या करता है, कनाडा आने के लिए एक स्किल बेस्ड कोर्स सिलेक्ट करता है। अब वो एक ऐसा कोर्स सिलेक्ट करता है जिसमें कुछ स्किल्स वगैरह सिखाए जाएंगे। जब वो पढ़ाई करेगा तो कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करेगा, ताकि पढ़ाई वगैरह कंप्लीट होने के बाद उसको फुल टाइम जॉब वगैरह मिल सके, या फिर फुल टाइम जॉब मिलने में आसानी हो। साथ के साथ उसके कोर्स में एक प्रॉपर 4 मंथ्स की शेड्यूल ब्रेक होती है, ताकि उस 4 मंथ्स में वो फुल टाइम काम कर सके। और एक और बढ़िया चीज़ ये है कि उसके कोर्स का जो लास्ट सेमेस्टर है ना, मतलब 4th सेमेस्टर है, उसमें कोऑप होती है। कोऑप का मतलब होता है पेड इंटर्नशिप, तो वो भी करेगा। और कनाडा आने से पहले रोहित क्या करता है, लिंक्डइन या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे बच्चों से बातचीत करता है जो ऑलरेडी उस सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे रोहित जाने वाला है। थंडर बे हो गया, टोरंटो हो गया, या फिर लंदन हो गया, किचनर हो गया। तो बच्चों से वो बातचीत करता है, नेटवर्किंग करता है, कनेक्शंस वगैरह बनाता है। तो जैसे ही रोहित कनाडा आता है ना, तो उसको आते ही पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। वो बहुत एक्टिवली अपनी जॉब ढूंढ रहा था, उसने नेटवर्किंग की थी, रेफरेंसेस वगैरह बनाए थे, तो फटाफट से उसको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। तो ऑन एन एवरेज कनाडा में अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो या फिर मिनिमम वेज पे काम करते हो, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली $15 पर आवर मिलेंगे। तो रोहित अगर $15 पर आवर के हिसाब से 20 आवर्स पर वीक काम करेगा, जो कि जनरली स्टूडेंट्स को अलाउड होता है 20 आवर्स पर वीक काम करना, तो टैक्स वगैरह काट के महीने के $1,000 अर्न करेगा। और एक सेमेस्टर में 4 महीने होते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में रोहित की जो अर्निंग हो जाएगी वो हो जाएगी 4,000 कनेडियन डॉलर। सेम सिनेरियो सेकंड सेमेस्टर में भी रहेगा। सेकंड सेमेस्टर में वो महीने के $1,000 अर्न करेगा, टैक्स वगैरह काट के 4 महीने काम करेगा, तो सेकंड सेमेस्टर में भी उसकी अर्निंग हो जाएगी 4,000 कनेडियन डॉलर्स। अब सेकंड सेमेस्टर के बाद उसकी शुरू होनी है शेड्यूल्ड ब्रेक। अब शेड्यूल्ड ब्रेक शुरू होने से हफ्ता, 2 हफ्ता या फिर 3 हफ्ते पहले रोहित क्या करता है, थोड़ा सा समझदार है ना, तो वो अपने दोस्तों से बात करता है, लोगों से बात करता है, नेटवर्किंग करता है, कनेक्शंस बनाता है, एक्टिवली जॉब ढूंढता है। तो शेड्यूल ब्रेक शुरू होने से पहले ही उसको एक बढ़िया पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। और साथ के साथ जहाँ पे वो ऑलरेडी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था ना, उनसे भी उसने बात कर ली थी कि भाई मेरी शेड्यूल ब्रेक आने वाली है, तो मेरे को फुल टाइम काम दे दो। तो शेड्यूल्ड ब्रेक में अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज उसको 60 आवर्स पर वीक मिलना शुरू हो जाते हैं। 40 आवर्स पर वीक वो वहाँ कर रहा है जहाँ पे ऑलरेडी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, और साथ के साथ एक एक्स्ट्रा वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेता है जहाँ पे वो 20 आवर्स पर वीक करता है। तो 60 घंटे वो हफ्ते के कर रहा है। तो 60 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो $900 वो हफ्ते के अर्न करेगा, और महीने के वो हो जाते हैं 9 × 4 $3,600। तो टैक्स वगैरह काट के जो रोहित की अर्निंग हो जाएगी एक महीने की शेड्यूल्ड ब्रेक में, वो हो जाएगी 3,000 कनेडियन डॉलर्स। तो 4 महीने जो शेड्यूल्ड ब्रेक के हैं, उसमें अगर हम $3,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएंगे उसके 12,000 कनेडियन डॉलर्स। उसके बाद उसका थर्ड सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। अब वो सिर्फ 20 आवर्स पर वीक काम ही कर सकता है। तो वो थर्ड सेमेस्टर में जैसे सेकंड सेमेस्टर में किया था उतने ही अर्न करेगा, मतलब $4,000 अर्न कर लेगा। तो टोटल उसकी अर्निंग अभी तक हो गई 24,000 कनेडियन डॉलर्स। और फोर्थ सेमेस्टर में उसकी कोऑप है। अब रोहित अपनी एक्टिवली कोऑप ढूंढ रहा था, एक स्किल बेस्ड वो कोर्स लेके आया था, साथ के साथ पढ़ाई करते हुए छोटे मोटे ऑनलाइन कोर्सेज भी कर रहा था, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम भी कर रहा था, ताकि उसको एक एक्सपीरियंस गेन हो जाए। तो उसको बड़ी आसानी से कोऑप भी मिल जाती है। और कोऑप में जो सैलरी होती है या फिर वेज होती है, वो $25 पर आवर या फिर $30 पर आवर या फिर $22 पर आवर या फिर $18 पर आवर, तो कुछ भी हो सकती है। तो एक हम कंजर्वेटिव नंबर लेके चलते हैं, लाइक $20 पर आवर के हिसाब से उसको एक कोऑप मिल जाती है। तो अगर $20 पर आवर के हिसाब से रोहित काम करता है अपनी कोऑप में और 40 आवर्स पर वीक काम करता है, तो हफ्ते की उसकी अर्निंग हो जाएगी $800, और महीने की उसकी अर्निंग हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 800 × 4 $3,200 वो अर्न कर लेगा महीने के। तो टैक्स वगैरह काट के उसकी अर्निंग हो जाएगी 2,500 कनेडियन डॉलर्स। ठीक है। तो कोऑप जो होती है वो 4 महीने की होती है, तो $2,500 अगर वो महीने के अर्न कर रहा है, तो 4 महीने जो कोऑप के हैं उसमें वो $10,000 अर्न कर लेगा। तो पढ़ाई कंप्लीट होते ही, मतलब जब उसका 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोऑप होगी, सारी पढ़ाई वगैरह वाला काम हो गया, तो उसकी टोटल अर्निंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी $24,000 प्लस
$10,000 जो कि हो गए $34,000। और मैं मान के चल रहा हूँ कि रोहित जो है वो थोड़ा सा समझदार बच्चा है, उसने गाड़ी वगैरह नहीं खरीदी या फिर फालतू के खर्चे नहीं किए, ज़्यादा अपनी वॉन्ट्स पे खर्चा नहीं किया है, तो $1,000 के अंदर अंदर उसका खर्चा रहा होगा महीने का। तो अभी तक पढ़ाई वगैरह कंप्लीट होने के बाद उसका जो खर्चा हो जाएगा वो हो जाएगा $20,000 और उसकी जो अर्निंग थी अभी तक की वो थी $34,000। तो $34,000 में से अगर हम $20,000 हटा दे तो उसके बैंक अकाउंट में मतलब उसकी जो सेविंग हो जाएगी वो हो जाएगी $14,000। और अभी तक तो उसने अपनी GIC को भी टच नहीं किया है। जो GIC है उसकी हर महीने वापस आ रही थी। जो कनाडा आने से पहले उसने $10,000 GIC डिपॉजिट कराई थी स्कॉशिया बैंक में या फिर CIBC बैंक में, तो वो भी वापस आएगी। तो पढ़ाई वगैरह कंप्लीट होने के बाद रोहित के बैंक अकाउंट में $24,000 होंगे। तो बेसिकली अगर समझदारी से चलोगे तो इतने डॉलर्स आपके पढ़ाई वगैरह कंप्लीट होने के बाद हो जाएंगे। उसके बाद रोहित ने एक स्किल बेस्ड कोर्स सेलेक्ट किया था, तो वो ढंग से स्किल्स वगैरह पे काम भी कर रहा था, छोटे मोटे ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा था, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था। तो जैसे उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती ना तो फटाफट से उसको फुल टाइम जॉब मिल जाती है, या फिर जहाँ पे वो कोऑप कर रहा था वही उसको फुल टाइम रख लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम आपको नॉक बी या नॉक ए की जॉब दे देंगे, 20 आवर्स पर वीक जो आपकी सैलरी थी उसी पे आपको हम फुल टाइम जॉब दे देंगे। तो बेसिकली क्या होगा, पढ़ाई कंप्लीट होते ही रोहित फुल टाइम जॉब करना शुरू हो जाएगा, नॉक ए या नॉक बी या फिर टियर 0, टियर 1, टियर 2 की जॉब हो जाएगी। ठीक है, तो महीने की उसकी जो अर्निंग हो जाएगी $20 पर आवर के हिसाब से टैक्स वगैरह काट के वो हो जाएगी $2,500। ठीक है, तो साल में उसकी अर्निंग हो जाएगी, मतलब वर्क परमिट के पहले साल में उसकी अर्निंग हो जाएगी $30,000। और साथ के साथ अब टेंशन थी रोहित को कि भाई लोन उतारना है, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो किस्त वगैरह भर रहे होंगे। तो रोहित क्या करता है, अपनी फुल टाइम जॉब के साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ लेता है। वॉलमार्ट हो गया या फिर किसी गैस स्टेशन पे काम करता है या फिर कहीं भी एक पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ लेता है। तो 9 to 5 अपनी फुल टाइम काम कर रहा है और 5 बजे के बाद वो अपनी एक पार्ट टाइम जॉब पे चला जाता है। और उसका जो खर्चा है ना वो उसने अभी तक कंट्रोल किया हुआ है, मतलब एज अ स्टूडेंट ही उसका लाइफस्टाइल है। तो $1,000 के अंदर अंदर उसका महीने का खर्चा हो जाता है। तो जितना भी उसको पार्ट टाइम जॉब से आता है उससे वो अपना एक्सपेंसेस वगैरह निकालता है, मतलब उसका रेंट हो गया, ग्रोसरी होगी या फिर जो भी खर्चा है ना वो अपनी पार्ट टाइम जॉब से ही करता है। तो उसके जो फुल टाइम जॉब वाला जो पैसा होगा ना, जो महीने का वो अर्न करेगा, वो सारा का सारा उसका सेव होता है। तो वर्क परमिट के पहले साल में अगर समझदारी से चलोगे तो $24,000 आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जो बैंक अकाउंट में थे वो, और $30,000 जो आपकी फुल टाइम जॉब से आए थे वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे और आपका टोटल जो सेविंग हो जाएगी वो हो जाएगी $54,000। और अगर हम 25 लाख का लोन लेके आते हैं तो वो कैनेडियन करेंसी में अप्रॉक्सीमेटली $42,000 हो जाते हैं। तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद और 1 साल का वर्क परमिट कंप्लीट होने के बाद आराम से आपका लोन वगैरह उतर जाएगा। इनफैक्ट 6,000 या 7,000 या फिर $8,000 आपके बैंक अकाउंट में होंगे। और साथ के साथ अभी तो रोहित को $20 पर आवर के हिसाब से फुल टाइम जॉब मिली है। अगर उसको एक बढ़िया जॉब मिल जाती जैसे कि $25 पर आवर या फिर $30 पर आवर तो और ही बढ़िया हिसाब किताब हो जाता। ठीक है, लेकिन ये था आइडियल सिनेरियो, ये एक बेस्ट केस सिनेरियो था कि हाँ भी सारी चीज़ें बढ़िया हो रही हैं, फटाफट जॉब मिल जा रही है, को-ऑप के बाद उसको फुल टाइम जॉब मिल गई, सब बढ़िया हो रहा है। एक वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में भी हम बात करके देखते हैं कि भाई दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है। हाँ जी, तो यार ये तो सारी बातें होगी रोहित की। अब बात करते हैं सोहित के केस के बारे में। तो बेसिकली यार सोहित भी कनाडा आता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, सोहित एक ऐसा कोर्स लेके आता है जो कि एक जेनरिक सा कोर्स है, स्किल बेस्ड कोर्स नहीं है। मतलब उसके कोर्स में कोई स्किल्स वगैरह नहीं सिखाए जाते कुछ खास। और साथ के साथ उसके कोर्स में जो चारों सेमेस्टर है ना वो बैक टू बैक होते हैं, मतलब कोई भी शेड्यूल्ड ब्रेक नहीं होती है 4 महीने की। और साथ के साथ उसका जो लास्ट सेमेस्टर था ना जिसमें रोहित कोऑप कर रहा था, सोहित की कोई भी कोऑप नहीं होती है। और सोहित क्या करता है, कनाडा आने से पहले कोई भी नेटवर्किंग वगैरह नहीं करता है, किसी से बातचीत नहीं करता है और एक ऐसी सिटी में आता है जहां पे कुछ खास पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह भी नहीं है। मतलब पार्ट टाइम जॉब होती हैं लेकिन उसको ढूंढने में दिक्कत आती है। तो जैसे ही वो कनाडा आता है तो उसको पार्ट टाइम जॉब मिलती ही नहीं है। तो मान लेते हैं कि पहले 3 महीने में सोहित को पार्ट टाइम जॉब मिली ही नहीं, तो बहुत ही परेशान रहा। ठीक है, 3 महीने के बाद बड़ी मुश्किल से नेटवर्किंग वगैरह करके या फिर हाथ पैर मार के थोड़ी सी मेहनत करके सोहित को 3 महीने के बाद पार्ट टाइम जॉब मिलती है। तो पहले सेमेस्टर में जो सोहित है वो 1 महीना ही काम कर पाता है, तो 1 महीने में वो $1,000 अर्न कर लेगा। फिर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, तीनों सेमेस्टर में वो महीने के $1,000 अर्न करता है, क्योंकि $15 पर आवर के हिसाब से वो काम कर रहा है जो कि मिनिमम वेज है। तो पढ़ाई कंप्लीट होने तक सोहित की जो टोटल अर्निंग होगी वो हो जाएगी $4,000 प्लस $4,000 प्लस $4,000 प्लस $1,000 जो कि हो जाते हैं $13,000 कैनेडियन डॉलर्स। साथ के साथ फिर उसकी GIC भी वापस आएगी तो वो हो जाएगी $10,000। तो टोटल जो उसकी
अर्निंग हो जाएगी वो हो जाएगी 23,000 कनेडियन डॉलर्स। और साथ के साथ सोहित कनाडा में रहा भी है तो उसने रेंट भी दिया है, ग्रोसरी भी दी है, खर्चे भी किए हैं, तो $1,000 उसका भी अगर खर्चा होता है तो सोहित की जो सेविंग होगी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो होगी 7,000 कनेडियन डॉलर्स। और सोहित की ना ही कोई कोऑप थी, ना ही उसने स्किल्स वगैरह पे काम किया, ना ही कोई मेहनत की, तो उसको फुल टाइम जॉब मिलने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। और ये भी हो सकता है कि किसी और वजह से उसको फुल टाइम जॉब नहीं मिलती है, मे बी वर्क परमिट लेट से आता है, क्योंकि काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं वो वर्क परमिट मांगते हैं कि भाई आपका वर्क परमिट अप्रूव्ड होना चाहिए। तो किसी भी रीज़न की वजह से सोहित को फुल टाइम जॉब मिलती ही नहीं है पहले 3 महीने बाद जाके उसको एक फुल टाइम जॉब मिलती है, लेकिन वो ढंग की उसको जॉब नहीं मिलती है, फील्ड में अपने जॉब नहीं मिलती है, और वो मिनिमम वेज पे काम चलाने के लिए एक फुल टाइम जॉब करना शुरू कर देता है जिसमें उसको $15 पर आवर मिल रहे हैं। तो टैक्स वगैरह काट के उसकी महीने की अर्निंग हो जाएगी 2,000 या फिर 2,200 कनेडियन डॉलर्स, और महीने का उसका जो खर्चा है वो $1,000 है। तो सारा खर्चा वगैरह निकाल के उसकी जो सेविंग होगी 1 मंथ की वो होगी $1,000। तो एक साल में उसकी अर्निंग हो जाएगी 12,000 कनेडियन डॉलर्स, 2 साल में उसकी अर्निंग हो जाएगी 24,000 कनेडियन डॉलर्स, और 3 साल में उसकी अर्निंग हो जाएगी 36,000 कनेडियन डॉलर्स। और अगर ऊपर से वो गाड़ी वगैरह खरीद लेता तो 36,000 भी नहीं होंगे। ठीक है, तो काफ़ी औखा काम हो जाएगा। और ऑब्वियसली अगर हम टेक्निकली या फिर प्रैक्टिकली सोच के देखें तो वो 3 सालों के लिए मिनिमम वेज पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि जो मिनिमम वेज वाली जॉब्स होती हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो नॉक सी या नॉक डी वाली जॉब होती हैं, तो उसको PR लेने में भी मुश्किल होगी। तो 1 साल या 2 साल जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो सोचेगा कि यार PR वगैरह भी लेनी है मेरे को, मैं जॉब तो नॉक सी या नॉक डी की कर रहा हूँ, तो वो किसी ऐसी प्रोविंस में मूव हो जाएगा जहाँ पे PNP वगैरह वो ले सके, जैसे मैनीटोबा हो गया, अल्बर्टा हो गया, सस्कैचुआन हो गया, नोवा स्कॉशिया हो गया, तो वहाँ पे वो मूव हो जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे मूव होने का खर्चा अलग है, लाइक $2,000, $3,000, $5,000 खर्चा हो जाएगा। साथ के साथ फिर वहाँ पे जाके भी जॉब ढूंढनी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे जाके भी उसको ऐसी जॉब नहीं मिलती है जिसके बेसिस पे वो PNP ले पाए, तो और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर से उसके बाद क्या होगा, वो LMIA लेने की कोशिश करेगा कि चल यार PR तो लेनी है ना, लोन तो भूल जाओ, जो मैं 25 लाख रुपए का लोन लेके आया था वो तो साइड पे रखो, पहले मेरे को PR लेनी है ताकि मैं कनाडा में परमानेंटली रह पाऊँ, उसके बाद देखेंगे कि भाई लोन भी उतारना है। ठीक है, तो वो LMIA के चक्कर में लग जाता है, किसी लॉयर या कंसल्टेंट वगैरह से बातचीत करता है कि मेरे को LMIA दिलवाओ ताकि मेरी PR वगैरह हो पाए। तो जितनी उसने सेविंग करी थी वो सारी उसकी LMIA की तरफ चली जाएंगी या फिर PR लेने की तरफ चली जाएंगी, तो सारी चीज़ें ना गड़बड़ हो जाएंगी। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग हुई थी ना, जब रोहित और सोहित ने अपना कोर्स सिलेक्ट किया था, जो माइंडसेट उन्होंने बनाया था, जो उन्होंने कनाडा की इमेज बनाई थी कि हम कनाडा करने क्या जा रहे हैं, वहीं से आपकी स्टार्टिंग होती है कि भाई लोन उतरेगा या नहीं उतरेगा। और साथ के साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई आप हमको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप ये बोल रहे हो कि भाई कनाडा मत आओ क्योंकि कनाडा में तो लोन नहीं उतरेगा या फिर जॉब नहीं मिलेगी या फिर PR नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको ओवर मोटिवेट या फिर ज़्यादा ही एंथुसियास्टिक नहीं करना चाहता कि हाँ भाई कनाडा आ जाओ, जॉब भी मिल जाएगी, PR भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, वैसा भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको रियलिस्टिक पिक्चर दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। सोहित का केस भी आपके साथ हो सकता है, रोहित का केस भी आपके साथ हो सकता है, क्योंकि ये जो दोनों केस मैंने बताए हैं ना, ये एक्चुअल में हुए हैं लोगों के साथ। दोनों टाइप के लोगों को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली डीमोटिवेशन वाला कोई भी काम नहीं है, बस यही कहना चाहता हूँ कि रियलिस्टिक होकर कनाडा में आओ, जो एक्चुअल में होता है उसको सोच के कनाडा में आओ, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपने फ्यूचर का ध्यान रखो, तो सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग, क्योंकि अंधेरा हो गया।